आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज टेस्ट है। उनके एमसीक्यूज हम जो है ना वो वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के हवाले से। तो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट स्लाइड से। सेल स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन हमारे पास चार है, रॉबर्ट हुक, सिंगर एंड निकोलसन, शेल्डन एंड शेवान, और चौथा जो आखिरी डी ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक। याद रहे रॉबर्ट हुक ने जो है ना सेल दरियाफ्त किया था। शेल्डन एंड शेवान ने सेल थ्योरी पेश की थी। सिंगर एंड निकोलसन ने फिलिड मोजेक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। तो ये बी ऑप्शन जो सही है, और डी जो वाटसन एंड क्रिक है इसने डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। तो जो फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसका सही जवाब होगा सिंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंसदान है। इसने जो है ना सेल मेम्ब्रेन पे फ्लूइड मोजेक मॉडल पेश किया था। दूसरा एमसीक्यू है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ऑर्गन है सेल का जो एटीपी एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल जो है ना वो जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है, और वो एटीपी पूरे जिस्म को एनर्जी जहां जहां जरूरत है वहां मुहैया करता है। तो इसी वजह से हम इन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें लिपिड्स हैं तो डिटॉक्स वगैरह होती है। गोल्जी बॉडी जो है ना वो पोस्ट ऑफिस का काम करती है। इस पे जो है रिसीविंग का काम भी होता है, पैकेजिंग का काम भी होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल यही सही हो। तीसरा जो सवाल है एमसीक्यूज है वो है द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। काइटिन भी ऑप्शन ए है, बी पेप्टाइडोग्लाइकेन है, सी सेल्यूलोज है, और डी ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो काइटिन होती है ये फंजाई में होती है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होती है। और जो सेल्यूलोज है ये प्लांट सेल वॉल में पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेल्यूलोज, जो कि प्लांट की सेल वॉल मोस्टली कंपोज होती है सेल्यूलोज। चौथा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बट नॉट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड या डीएनए। याद रहे राइबोसोम जो है ना वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, ये भी न्यूक्लियोइड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो याद रहे जो प्रोकैरियोटिक होती है उसके न्यूक्लियस के बाहर जो है ना मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक में वो मेम्ब्रेन होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बट नॉट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। तो सी न्यूक्लियोइड होगा इसका। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज। तो यहाँ पे सही जवाब होगा राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो प्रोटीन जो बनते हैं वो राइबोसोम्स की जगह पे बनते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो इसका सही जवाब होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग से कराता है और लिपिड्स की सिंथेसिस कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बी। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय। लाइसोसोम कौन बनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा गोल्जी अपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इनको हम कहते हैं। तो लाइसोसोम जो है ना वो गोल्जी अपरेटस बनाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं मौजूद होती है? एनिमल सेल्स में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, फंजल सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती। तो इनका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन। तो ये क्लोरोप्लास्ट वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और अर्गल सेल में पाए जाते हैं। तो इनका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सजेस्ट दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एक रॉबर्टसन साइंसदान था उसने ये पेश करा मॉडल।
सेल में कंपोज्ड ऑफ, तो ये जो है ना लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन इनमें मौजूद होती है, तो इनका सही जवाब होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन दो ही होते हैं सेल के अंदर, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के अंदर, जो एनिमल में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें खुद का डीएनए होता है और खुद के कुछ जो है ना वो फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, लेकिन ये फिर भी जो है न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन सही होगा इनका यहाँ पे। याद रहे अगर क्लोरोप्लास्ट हो तो दोनों सही होगी, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग। अब एक टोनोप्लास्ट लेयर होती है एक प्लांट सेल के अंदर, आगे बड़ी साइज का आगे जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, तो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमेबल होती है, उनको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेंट्रल वैक्यूल में होती है प्लांट सेल के अंदर। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल इनके उल्टा होता है, उलट होता है, वहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है, वो लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करती है। और एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जहां पे सब्सटेंस मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका सही जवाब होगा सी, पैसिव डिफ्यूजन। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा एक साइटोप्लाज्म कनेक्शन होते हैं जो कि दो प्लांट को आपस में जोड़ते हैं, तो इनका सही जवाब होगा बी, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। सेल स्ट्रक्चर के बाद हमारा जो वो सब टॉपिक है, सब सेक्शन है जो सेल डिवीजन, उनके कुछ एमसीक्यूज हैं। पहला है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोसिस क्रोमोसोम्स अलाइन एट सेल्स इक्वेटोरियल प्लेट। तो जो माइटोसिस क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पोजीशन पे मेटाफेज पोजीशन पे होते हैं, तो इनका सही जवाब होगा सी, मेटाफेज। मियासिस रिजल्ट्स इन, मियासिस में चार हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, तो इनका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, फोर डिप्लॉइड, बी ऑप्शन सॉरी, फोर हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो प्रोफेज वन में होती है, पेचिटिन स्टेज में। प्रोफेज वन के भी पांच स्टेज होती है, पांचवी स्टेज में जो पेचिटिन स्टेज है प्रोफेज वन का, मतलब प्रोफेज वन ही हुआ तो क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज वन में होती है। द टर्म सिनेप्सिस refers to division of cytoplasm, pairing of homologous chromosome during meiosis one। तो इनका सही जवाब होगा सिनेप्सिस बी, पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes during meiosis one। Which of the following is correct about G1 phase of the cell। तो जो पहला फेज होता है सेल साइकिल का वो होता है G1, और इसमें क्या होता है, सेल ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को डीएनए के सिंथेसिस, डीएनए ताकि सिंथेसाइज हो। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन का, सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। द स्पाइनल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ये जो मसल्स में पाए जाते हैं, और मियासिन भी मसल्स में पाए जाते हैं, केराटिन हमारे हेयर और नेल में पाए जाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, इसके स्पाइनल फाइबर बने होते हैं। तो इनका सही जवाब होगा बी, ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं, स्पाइनल फाइबर्स इन्हीं के बने होते हैं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स अकर्स बाय, अब साइटोकाइनेसिस एक साइटोप्लाज्म में डिवीजन होती है, इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म के बीच में से क्लीवेज फरो बनता है, फिर वो साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होता है, तो इसका सही जवाब होगा बी, क्लीवेज फरो। A cell with 46 chromosomes undergo meiosis, how many chromosomes will each daughter cells have। अब जब मियासिस होती है 46 क्रोमोसोम होंगे, जब ये डिवाइड होंगे तो इसमें जो क्रोमोसोम बनेंगे वो 23 बनेंगे। हर एक जो चार हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा चारों में वो 23 23 होगा, तो जो शायद 40 से 23 बन जाएंगे जब मियासिस होगी, तो इनमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए हम मियासिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, हो जाएंगे 46 से 23 हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब होगा 23। Which checkpoint ensure DNA is properly replicated before cell division।
अब G1 चेक पॉइंट होती है, वो पहला स्टेज होता है। बाद में G2 चेक पॉइंट होती है, वो रेक्टिफाई करती है, चेक करती है दोबारा। तो इनका सही जवाब होगा G2 B ऑप्शन। वो यकीन बनाते हैं, तो अब जो है ना, सेल प्रिपेयर हो गया सेल डिवीजन में जाने के लिए, सेल डिवाइड होने की वजह से वो प्रॉपरली रेप्लिकेट होने के लिए तैयार है। तो G2 इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन, G2 चेक पॉइंट। अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन लीड्स टू। अब जब माइटोटिक डिवीजन में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो, तो वो उनका नतीजा क्या होता है? कैंसर सेल की फॉर्मेशन होती है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। तो अनकंट्रोल्ड माइटो डिवीजन का ऑप्शन सही इनका जवाब होगा, वो कैंसर फॉर्मेशन और ट्यूमर फॉर्मेशन, इसका आखिरी नतीजा यही, तो सी ऑप्शन सही होगा इनका। हमारा अब जो सब सेक्शन है वो रेस्पिरेशन है, इनके कुछ एमसीक्यूज वो हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है, तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज। तो इनका सही जवाब होगा दो। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में हम पहले दो एटीपी मॉलिक्यूल देते, उसके बाद चार मॉलिक्यूल बनते। तो चार में से जब जो हम पहले हमने दो दिए वो माइनस करेंगे, तो जो नेट गेन होगा वो हमारा दो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। तो इसका सही जवाब है सी। क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ पे होती है? सॉरी, मैं एक एमसीक्यू पहले आपको, ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और जो ये क्रेब साइकिल है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये आप रेक्टिफाई कर लेना। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, और जो क्रेब साइकिल है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये एमसीक्यूज आप रिपीट कर लेना। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो होता है डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑक्सीजन। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ईस्ट में तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका सही जवाब होगा बी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज